नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम लोग बल्क ट्रांसपोर्ट को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है उसके बारे में पढ़ा था। तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि बेसिकली होता क्या है कि कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो सबसे पहले रिसेप्टर से बाइंड करता है, यानी रिसेप्टर क्या कर रहे हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट का कार्य कर रहे हैं। जैसे बाइंड हुआ, ये क्या करता है, अंदर की तरफ अनगल्फ होता है। अनगल्फ होने के बाद में उसी समय, अनगल्फ होते समय ही बेसिकली इसमें जो क्लैथरीन जो प्रोटीन्स होती है वो क्या करती है, अपना चारों तरफ ये इसके कवर बना लेती है। यहाँ पे ये देखिए आप, फिर क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसके चारों तरफ क्लैथरीन जो प्रोटीन्स जुड़ी हुई है, ये क्या कर रही है, बेसिकली क्लैथरीन कोटेड पिट बना रही है। ये क्या हो रही है, सिंक हो रही है किसकी तरफ, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ सिंक होने के बाद में क्या करती है, मेम्ब्रेन पूरा का पूरा कवर्ड कर लेती है, वेजिकल्स का निर्माण कर लेती है, जिसमें क्या है, आपके रिसेप्टर्स है, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल है तथा आपकी क्लैथरीन प्रोटीन है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस हो रहा है, जो कि क्लैथरीन जो प्रोटीन्स होती है उसके चारों तरफ से कवर्ड कर रखा है जिसने, ठीक है। तो इस प्रकार से रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है। उसके बाद में हमने फैगोसाइटोसिस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया था। उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली जो फैगोसिटिक जो सेल्स होती है वो बैक्टीरिया या कोई जो डेड सेल्स होती है उसको एनगल्फ करती है, एनगल्फ करके फैगोसोम का निर्माण करती है, और फैगोसोम का निर्माण करने के बाद में ये फैगोसोम लाइसोसोम के साथ में फ्यूज अप होता है, और फिर ये फैगोलाइसोसोम का निर्माण करती है। और फैगोलाइसोसोम्स क्या होता है, लाइसोसोम क्या करता है, इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं, या मान लो अपन कहें जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, या अपन कहें बैक्टीरिया होते हैं या सेल्स होते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देता है, छोटे छोटे पीसेज में टूट देता है, और जो भी सेलुलर डेब्रीज होते हैं वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है। तो ये बेसिकली हमने एक फैगोसाइटोसिस का एग्जाम्पल दिया था। अब ये फैगोसाइटोसिस कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, occurrence of phagocytosis कहाँ होती है, तो सर the process of phagocytosis occurs in most protozoans and certain cells of multicellular organism। means ये ज्यादातर प्रोटोजोन्स में पाया जाता है, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी कुछ कोशिकाओं में ये पाया जाता है। In multicellular organisms such as mammals, the phagocytosis occurs very actively in granular leukocytes and in the cells of mesoblastic origin। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि मैमल्स है, उनमें फैगोसाइटोसिस कहाँ पाया जाता है, ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स में पाया जाता है, तथा मीजोब्लास्टिक ऑरिजिन की कोशिकाओं में पाया जाता है। वे कोशिकाएं जिनका की ऑरिजिन या जिनका उद्भव मीजोब्लास्टिक होता है, उन कोशिकाओं में पाया जाता है। The cells of mesoblastic origins are collectively known as the cells of macrophagic और reticuloendothelial system। ये जो मीजोब्लास्टिक ऑरिजिन की जो कोशिकाएं होती हैं, इनको संयुक्त रूप से हम मैक्रोफेजिक तथा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम्स की कोशिकाओं के रूप में इनको जाना जाता है, या इनको कलेक्टिवली हम कैसे कहते हैं, मैक्रोफेजिक अथवा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम की कोशिकाएं कहते हैं। ये these cells can ingest bacteria, protozoa, cell debris और इवन कोलॉइडल पार्टिकल by the process of phagocytosis। ये जो कोशिकाएं होती है ये बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ, सेल डेब्रिस और इवन कोलॉइडल पार्टिकल्स को इंजेस्ट कर सकती है, यानी अंदर की तरफ ले सकती है, किस प्रोसेस के द्वारा, फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा। यानी ये कोशिकाएं क्या कर सकती है, फैगोसाइटोसिस के द्वारा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सेल डेब्रिस तथा कोलॉइडल पार्टिकल को इंजेस्ट करती है। ये आप देख सकते हैं फैगोसाइटोसिस का एक प्रोसेस है। ये एक मूवी से लिया गया है बेसिकली, जिसमें क्या हो रहा है, ह्यूमन जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है ये क्या कर रही है, रेड ब्लड सेल्स को इंजेस्ट कर रही है, एनगल्फ कर रही है, जो कि कैसे हैं, आर्टिफिशियली कलर्ड है, किससे, रेड कलर से। ये देखिए आप, ये न्यूट्रोफिल है, इसने क्या किया, ये जो रेड ब्लड सेल्स है इसको पहले अनगल्फ कर लिया, ये देखो आप अनगल्फ हो गई, ठीक है, और ये आसानी से आपको दिख रही हैं। और फिर ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन के लिए इसको मार्क कर दिया गया,
ठीक है, यानी इसके बाद में न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, इस जो सेल्स जिसको किसने एनगल्फ किया है इसको डिस्ट्रक्ट कर देती है। तो ये आप एग्जाम्पल आराम से देख सकते हैं इसमें। प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस क्या होता है, बेसिकली किस तरह से इस फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, ये अपन आगे इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो इन फैगोसाइटोसिस फर्स्ट द टारगेट पार्टिकल इज बाउंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द सेल सरफेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। सो सबसे पहले क्या होता है, जो भी टारगेट पार्टिकल्स होता है उसका सबसे पहले जो फैगोसिटिक जो सेल्स होती है उसके सरफेस पे उसका एडजॉर्प्शन होता है। कैसे होता है, वो स्पेसिफिक रिसेप्टर से आकर के बाउंड कर जाती है। Then the plasma membrane expands along the surface of the particles and eventually engulf it। फिर क्या होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये जो पार्टिकल के सरफेस पे एक्सपेंड हो जाती है और उसके बाद में लास्ट में क्या करती है, उसको एनगल्फ कर लेती है, यानी उसको निगल जाती है। Vesicle forms by the phagocytosis is called phagosome and it is typically 1 to 2 micrometer in diameter। ये जो वेजिकल जो फैगोसाइटोसिस के द्वारा बनती है उसको फैगोसोम कहते हैं हम, और ये 1 से 2 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है। These phagosomes migrate to the interior of the cells and fuse with the pre-existing lysosome। ये जो फैगोसोम होता है ये कोशिका के अंदर की तरफ मूव करता है और अल्टीमेटली फ्यूज किसके साथ हो जाता है, प्री एग्जिस्टिंग जो लाइसोसोम्स होते हैं उसके साथ में फ्यूज हो जाता है तथा फैगोलाइसोसोम का निर्माण करता है। The food is digested by the hydrolytic enzyme acid hydrolase of the lysosomes and the digested food is ultimately diffused to the surrounding cytoplasm। इसमें जो ये फूड होता है, जो लाइसोसोम में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि एसिड हाइड्रोलेज होते हैं, इस लाइसोसोम के जो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उसके द्वारा ये फूड डाइजेस्टेड हो जाता है और जो डाइजेस्टेड फूड है वो जो सराउंडिंग जो साइटोप्लाज्म है उसमें डिफ्यूज आउट हो जाता है और जो the undigested food is expelled from the plasma membrane by the process of aphasia or ejection। और aphasia और ejection से जो undigested food होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है, या अपन कहते हैं एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है, या अपन एफेजी और इजेशन भी उस प्रोसेस को कहते हैं। तो क्या हुआ बेसिकली इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि सबसे पहले आप देखिए ये माइक्रोब से अदर पार्टिकल्स है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा एनगल्फ हुआ, फैगोसोम का निर्माण हुआ, फैगोसोम के बाद में इससे जो लाइसोसोम फ्यूज हुआ उसने फैगोलाइसोसोम का निर्माण किया, ये क्या कर रहा है, इसको ब्रेक डाउन कर रहा है। फिर जो रेजिडुअल बॉडी है या अपन कहते हैं अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल है ये ईफेजी या अपन कहते हैं इजेशन के प्रोसेस के द्वारा बाहर निकल रहा है। तो इस प्रकार से फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया पूरी होती है। अब काइंड ऑफ फैगोसाइटोसिस यानी फैगोसाइटोसिस कितने प्रकार का होता है, तो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस following types of phagocytosis have been recognized। First is ultraphagocytosis or colloidopexy, the process in which plasma membrane ingest smaller colloidal particle is known as colloidopexy or ultraphagocytosis। Example इसमें leukocytes and the macrophagic cells of mammals। So पहला क्या है, कोलोइडोपैक्सी या अल्ट्राफैगोसाइटोसिस है। इनमें क्या कर रही है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्मॉलर जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उनको इंजेस्ट कर रही है, या फिर अपन कहते हैं जो अल्ट्राफैगोसाइटोसिस है कोलोइडोपैक्सी या अल्ट्राफैगोसाइटोसिस अपन इसको कहते हैं, यानी स्मॉलर जो कोलोइडल जो पार्टिकल्स है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ लेती है। जो सेकंड है क्रोमोफैक्सी, व्हेन द सेल्स इंजेस्ट colloidal chromogen particles phagocytotically, the process is known as the chromopexy। For example, some mesoplastic cells, जो mesoplastic cells हैं ये जो colloidal जो chromogen particles है उनको phagocytotically अंदर लेती है, इसको हम chromopexy कहते हैं। तो दो प्रकार की होगी, अल्ट्रा फैगोसाइटोसिस और कोलोइडोपैक्सी और
क्रोमोपैक से। इस प्रकार दो प्रकार के फेगोसाइटोसिस होते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो होता है पिनोसाइटोसिस। Pinocytosis, it's a Greek word, pinin, means to drink or cell drinking, is the non-specific uptake of small droplets of extracellular fluid by endocytic vesicles or pinosomes having diameter of about 0.1 micrometer to 0.2 micrometer. इसमें क्या हो रहा है बेसिकली स्मॉल ड्रॉपलेट का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इनटेक होता है, किसके द्वारा? एंडोसाइटोसिटिक वेजिकल्स अथवा पिनोसोम के द्वारा, जिसका डायमीटर 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल ड्रिंकिंग। जैसा नाम पता लग रहा है आपको कि क्या हो रहा है, सॉल्युबल जो पार्टिकल्स होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, वो अंदर की तरफ आते हैं, ये पिनोसोम आपका बन गया। द प्रोसेस ऑफ Pinocytosis was first of all observed by Edward in amoeba and by Lewis in the cultured cell. So ये जो प्रोसेस है ये एडवर्ड ने अमीबा में देखा था और लेविस ने कल्चर्ड सेल में देखा था इस प्रोसेस को। इन द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस द सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स एन इन्वेजिनेशन, व्हाटएवर सब्सटेंसेस इज फाउंड विद इन द एरिया ऑफ इन्वेजिनेशन इज ब्रॉट इनटू द सेल्स। इसमें क्या हो रहा है, कोई भी जो सब्सटेंसेस हो जो कि इनवेजिनेशन वाले प्रोसेस में हो, वो क्या कर, इसको क्या होता है, सेल के अंदर की तरफ ले लिया जाता है। इन जनरल दिस मटेरियल विल बी डिसॉल्व्ड इन वाटर and thus this process is also referred to as cell drinking। जैसा मैंने बताया आपको कि ये जो मटेरियल होता है, चाहे प्रोटीन हो या कोई भी सब्सटेंसेस हो, बेसिकली क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व होता है। इस वजह से हम इसको सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहते हैं। This is opposed to the ingestion of large particle like bacteria or other cells or cell debris। ये क्या हो रहा है, लार्ज पार्टिकल जिनका के इंजेक्शन होता है उसके विपरीत होते हैं। यानी कि क्या होता है, ये क्या करते हैं, वाटर में जो सॉल्युबल होता है उसी पार्टिकल्स को ये अंदर लेते हैं। जो पिनोसाइटोसिस होता है उनमें माइक्रोपिनोसाइटोसिस भी इसका एक एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली जो पिनोसाइटोसिस हो रहा है वो किसका हो रहा है, सब सेलुलर या सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यदि मान लो ये होता है प्रोसेस, इसको हम माइक्रोपिनोसाइटोसिस कहते हैं। यानी पिनोसाइटोसिस that occurs at submicroscopic level is known as the micropinocytosis। और इसमें जो वेजिकल की जो डायमीटर होता है वो 650 एंगस्ट्रॉम होता है इनमें। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, इन्वेजिनेट्स होकर के जो 650 एंगस्ट्रॉम डायमीटर वाला ही पिनोसोम्स बनाती है। These closed vesicles are not coated by collagen protein and they move across the cytoplasm of endothelial cells which lines the blood capillaries to fuse with opposite plasma membrane discharging their content। This is called ट्रांससाइटोसिस। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो वेजिकल्स होती है ये क्लैथिन प्रोटीन से कोटेड नहीं होती हैं और ये अक्रॉस द साइटोप्लाज्म मूव करती है, किसमें, एंडोथेलियल सेल्स में, ठीक है, और फ्यूज हो जाती है किससे, सामने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूजअप हो जाती है और अपने कंटेंट को डिस्चार्ज करती है। दिस इज कॉल्ड ट्रांससाइटोसिस।